वह एक सामान्य दोपहर थी प्राचीन यूरोप में, और वर्ष 473 ईस्वी था। उस समय अटिला हून दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो सभी से डर और सम्मानित था। उसने यूरोप के मध्य दक्षिण भाग का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें रोम के रोमन साम्राज्य की राजधानी शामिल थी, को तबाह कर दिया था। पोप को वादा करने के बाद कि वह अगले दिन शहर से अपनी सेनाएं हटा लेगा, अटिला अपनी नई पत्नी के साथ अपने विवाह का आनंद लेने की योजना बना रहा था। उसका नाम इल्डिको था और उसे पूरे इटली की सबसे सुंदर और आकर्षक महिलाओं में से एक माना जाता था। भव्य विवाह समारोह के लिए अटिला ने एक शानदार भोज तैयार करने का आदेश दिया, जो राजाओं और रानियों के योग्य था। लेकिन जितना भी आश्चर्यजनक लग सकता है, अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो दुनिया का सबसे भयभीत और शक्तिशाली व्यक्ति मृत पाया गया। एक लंबे समय तक चुप्पी के बाद और अटिला नाश्ते के लिए नहीं आया, उसके वफादार अंगरक्षकों ने उसे उसके सजावट वाले कक्ष के फर्श पर गिरा हुआ पाया। कमरा अति सुंदर सजावट से भरा था और अटिला फर्श पर खून के पूल के पास लेटा हुआ था। अटिला ने यूरोप को घुटनों पर ला दिया था, जिससे घटनाओं और बर्बर आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी, जिसने सीधे तौर पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का नेतृत्व किया। हालांकि उस भाग्यशाली दिन पर युद्ध के मैदान में उसकी सारी शक्ति और बहादुरी बेकार साबित हुई। आखिरकार वह एक गहराई से रहस्यमय और अप्रत्याशित तरीके से चला गया। और यहीं से कुछ रोचक सवाल उठते हैं। क्या इसमें कोई अपराध शामिल था? क्या अटिला की मृत्यु किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से हुई थी, या फिर क्या उसकी अपनी पत्नी ने उसे मार डाला? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि अटिला कौन था और उसका मामला इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यही वह बात है जिसे हम आज के वीडियो में उजागर करेंगे। हम यह समझने के लिए समय में पीछे जाएंगे कि अटिला कौन था और वह इतिहास में इतनी भयभीत और महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बना। अटिला का जन्म लगभग 406 ईस्वी में हुआ था, एक क्षेत्र में जो आज हंगरी का हिस्सा है। बहुत छोटी उम्र से ही उसे एक बहादुर योद्धा बनने के लिए पाला गया था। लेकिन लोगों के सोचने के विपरीत अटिला एक अविवेकी बर्बर नहीं था। वह डेन्यूब नदी के उत्तरी बेसिन के एक शक्तिशाली परिवार में पैदा हुआ था, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी और उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। वह ओअर और रुआ का भतीजा था, जिन्होंने हून साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार अटिला को बचपन से ही अपने लोगों का एक महान नेता बनने के लिए तैयार किया गया था। जब वह बच्चा था तो उसे तीरंदाजी, तलवारबाजी और हाथ से लड़ाई के कठोर पाठ दिए गए थे। इसके अलावा अटिला को घुड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा मिली और संभवतः वह ग्रीक और लैटिन ग्रंथ पढ़ और लिख सकता था। रोमन इतिहासकार प्रिस्को द्वारा अटिला के बारे में एक प्रत्यक्ष विवरण में कहा गया था कि शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के बावजूद अटिला अत्यंत विनम्र था और साधारण वस्त्र पहनता था। इस सभी तैयारी और उसके योद्धा स्वभाव के कारण अटिला जल्द ही 434 ईस्वी में अपने भाई ब्लेडा के साथ हूणों का नेता बन गया। साथ में उन्होंने बल और उत्कृष्ट सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके कई शहरों को जीता। शहरों को अधीन करने के बाद दोनों भाइयों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो कुछ भी देखें उसे लूट लें। सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था। भाइयों की साझेदारी मजबूत और अडिग बनी हुई थी। हालांकि 445 ईस्वी में सत्ता की प्यास से प्रेरित होकर अटिला ने अपने ही भाई को मार डाला ताकि हूण साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सके। इस कृत्य ने उसके सत्ता को मजबूत किया और भी अधिक विनाशकारी सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। उसने हूणों की शक्ति के चरम पर शासन किया, अपने अधीन अधिकांश रोमन साम्राज्य के जर्मनिक पड़ोसियों को एकजुट किया। ऑस्ट्रोगोथ्स, कॉकेशियंस, एलामैन्स और आकटियस जनजाति। अटिला ने 442 और 445 के बीच विशाल हंगेरियन मैदान से अपनी विशाल युद्ध मशीन को पूर्वी साम्राज्य के खिलाफ 2 बड़े अभियानों में छोड़ दिया। बाल्कन के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और खुली लड़ाई में शाही सेनाओं को हरा दिया। अपनी चतुर रणनीतियों और निर्दयी विजय के कारण अटिला कुछ ही दिनों में यूरोप के लिए एक जीवित दुःस्वप्न बन गया। उनके सैन्य अभियान तेज, क्रूर और निर्दयी थे। 445 और 471 के बीच अटिला ने विध्वंसकारी आक्रमणों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया, शहरों को नष्ट कर दिया और लोगों को बिना किसी दया के अधीन कर लिया। अटिला की बर्बर सेनाएं एक प्रभावशाली युद्ध मशीन थीं, अत्यंत कुशल
और उनकी घुड़सवार सेना घातक थी। घुड़सवार तीरंदाज उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक थी और यह विशेष रूप से कुशल तीरंदाजों के घोड़े पर सवार होने का प्रभावी उपयोग था, जिसने उनकी पैदल सेना को आगे बढ़ने और दुश्मन क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दी। अटिला ने युद्ध के मैदान में हूणों के लिए जो गति विकसित की, उसके कारण वे बहुत बड़े और धीमे सेनाओं को पछाड़ने में सफल रहे। उसकी घुड़सवार सेना की रणनीतिक प्रतिभा, साथ ही तेजी से हमला करने और पीछे हटने की क्षमता ने अटिला को रोमन सेनाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण लाभ दिया, जो अधिक कठोर और पारंपरिक थीं। जब यह घोषणा की जाती थी कि हूण किसी शहर पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो लोगों के बीच अराजकता और हार की निश्चितता फैल जाती थी। ऐसा बहुत हद तक इसलिए होता था क्योंकि अटिला युद्ध में डर को एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। ईश्वर के कोड़े के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और उसकी जीत की क्रूरता ने दुश्मन सैनिकों और नागरिक आबादी के दिलों में आतंक फैला दिया। यह मनोवैज्ञानिक लाभ अक्सर बिना किसी सैन्य प्रतिरोध के शहरों के पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर ले जाता था, जिससे हूण साम्राज्य के क्षेत्र और भी अधिक फैलते थे। 471 ईस्वी में अटिला पहले से ही बेहद मजबूत हो चुका था जब उसने रोमन साम्राज्य के क्षेत्र पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। पहले उसने गौल पर आक्रमण करना शुरू किया, जो आज हम फ्रांस के रूप में जानते हैं, लेकिन जल्द ही वह रोमन और विसिगोथ्स की एक गठबंधन सेना से भिड़ गया, जिसने उसे प्रसिद्ध कैटालोनियन फील्ड्स की लड़ाई में चुनौती दी। यह लड़ाई एक सच्चा नरसंहार थी, जिसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। भले ही कोई भी विजयी नहीं हुआ, इसने रोमनों को हूण साम्राज्य की सैन्य शक्ति दिखाई और अटिला की एक असाधारण योद्धा और नेता के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिसका उसके सैनिकों ने निष्ठापूर्वक अनुसरण किया। 452 ईस्वी में अटिला रोमन साम्राज्य के हृदय तक पहुंच गया और वहां अराजकता फैला दी। एक्विलिया, इटली का एक क्षेत्र, पूरी तरह से नष्ट हो गया और मिलान और पाडुआ जैसे शहरों को अटिला की सेनाओं ने लूट लिया, जब तक कि वहां कुछ भी नहीं बचा। तब पोप लियो आई ने रोम को बचाने के एक हताश प्रयास में एक संदेशवाहक को हूणों की पंक्तियों में प्रवेश करने और अटिला को एक संदेश देने के लिए भेजा। इस संदेश में पोप ने अटिला के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा ताकि उसकी सेनाओं की वापसी के लिए मासिक भुगतान के माध्यम से बातचीत की जा सके, कुल मिलाकर 200 पाउंड वार्षिक। अटिला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बैठक हुई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन तथ्य यह है कि अटिला ने पीछे हटने और रोम को नष्ट न करने का निर्णय लिया। यह रहस्यमय बैठक अटिला के इतिहास के सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक है। अब हम 406 की उस रात में वापस चलते हैं। अटिला अपने शक्ति के शिखर पर था। हाल ही में इल्डिको से विवाह किया था और सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन सुबह होते ही हूणों ने पाया कि उनका सबसे बड़ा नेता मृत पड़ा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, अटिला की मृत्यु आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। इस मामले पर कई सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रात के दौरान उनकी नाक से खून बहा। यह सिद्धांत प्रिस्को के विवरण पर आधारित है, जिसमें अटिला को खून के पूल में मृत पाया गया था, बिना किसी संघर्ष या बाहरी चोट के संकेत के। अन्य इतिहासकारों का सुझाव है कि उन्हें जहर दिया गया हो सकता है, शायद दुश्मनों द्वारा या यहां तक कि इल्डिको द्वारा। हालांकि दुर्भाग्यवश इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह भी संभव है कि उनकी मृत्यु किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण हुई हो, जैसे कि एक एन्यूरिज्म या अन्य हृदय समस्या। उस समय चिकित्सा बहुत प्राचीन थी और कोई भी गंभीर चिकित्सा स्थिति अनदेखी रह सकती थी। कारण जो भी हो, अटिला की मृत्यु ने हूणों के बीच सत्ता का एक शून्य छोड़ दिया। उनके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य की एकता और शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ थे जिसे उन्होंने बनाया था, और जल्द ही यूरोप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में हूणों का पतन शुरू हो गया। उनकी अचानक और रहस्यमय मृत्यु के बावजूद अटिला का यूरोप पर प्रभाव बहुत बड़ा था और उसने इतिहास की दिशा बदल दी। उनके आक्रमणों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसने सीधे पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। अटिला ने मध्ययुगीन यूरोप की भू राजनीति को भी आकार दिया। उनकी मृत्यु और हूण साम्राज्य की कमजोरी ने अन्य जातियों और राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे महाद्वीप की सीमाओं और शक्ति की गतिशीलता को पुनर्परिभाषित करने में मदद मिली। अटिला के बाद उभरने वाला यूरोप छोटे छोटे प्रोटेक्टोरेट से भरा हुआ था, क्योंकि रोमन साम्राज्य ढहने की कगार पर था।
और अब लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं था। बर्बर आक्रमण तेजी से बढ़ रहे थे। यदि आपको इस महान नेता की कहानी जानकर अच्छा लगा, जो रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था, तो मैं यहां एक और वीडियो सुझाव के रूप में छोड़ रहा हूं, जिसे आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।